Assalamualaikum everyone. I'm Dr. Moinuddin, working as Assistant Professor of Chemistry in Government Postgraduate College of Science, फैसलाबाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी ने लेक्चरर की सीट्स अनाउंस कर दी हैं, तो आजकल आप सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे डेली बेसिस पे आप लोगों की तरफ से मुख्तलिफ़ सवालात मिल रहे हैं जिसमें आप मुख्तलिफ़ आपके जहन में कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं और मैं उनके जवाब दे रहा हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सवालात पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि सबका ही इसमें फ़ायदा हो जाए। तो बेसिकली ये एक जनरल वीडियो है जिसमें उन तमाम सवालात को मद्देनज़र रखा गया है। तो उम्मीद है ये आप सब के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है कि जो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने रिटन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ टिप्स जो हैं वो दी हैं, तो वो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। उम्मीद है आप उसको देख चुके होंगे। बहरहाल अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक दाईं तरफ आई बटन में शेयर कर रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल का आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ़ द वीडियोस में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल टिप्स मौजूद हैं, तो आप उन वीडियोस से बराबर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। सो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं कंटेंट्स इस वीडियो के, मतलब इस वीडियो में मैं किन सवालात का जवाब जो है वो देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन, ज़ाहिर है आप अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं, मे बी आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हों, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके जहन में वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपकी फ़ी कितनी है, ठीक है, आपको कहाँ सबमिट करवानी है फ़ी वाउचर कहाँ से लेना है, आपने अपनी एज कैसे कैलकुलेट करनी है, जो अंडर एज कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा, ठीक है, और अगर आपने एक ही साल में एक से ज़्यादा डिग्रीज़ मुख्तलिफ़ जगह से ली हुई हैं तो उनका क्या स्टेटस होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने अप्लाई कर दिया, अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी और आपको लगा कि उसमें कोई मिस्टेक हो गई आपसे, तो अगर आप तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, तो वो कैसे आप करेंगे। फिर क्या आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ हार्ड फॉर्म में भेजने की ज़रूरत है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर वो कैंडिडेट्स जो कि अभी रिज़ल्ट अवेटिंग हैं, मतलब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या जिनकी डिग्रीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्या वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। फिर क्या पीपीएससी जो है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को कबूल करता है, ये डिस्कस किया जाएगा। फिर डज पीपीएससी काउंट्स इंटर्नशिप एज एक्सपीरियंस, आपने कहीं पे जॉब इंटर्नशिप की हुई है, ठीक है, तो क्या पीपीएससी उसको एक्सपीरियंस के तौर पे कबूल करता है या नहीं, इस पे बात की जाएगी। फिर स्पेशल कोटा क्या है और कौन इस पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं, इस पे बात की जाएगी। फिर एक पोस्ट के अगेंस्ट आप कितने चांसेस अवेल कर सकते हैं, इस पे हम जो है बहुत ही अहम सवाल है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि कितने चांसेस आप अवेल कर सकते हैं और कब आपका चांस ज़ाया हो जाता है और कब वो ज़ाया नहीं होता। और फिर क्या आप एक से ज़्यादा सीट्स पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं, इस पे हम बात कर सकते हैं, करेंगे। एंड फिर रिटन एग्ज़ाम के बाद कितने अरसे के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम सवालात का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। सो इनका मौसर जवाब हासिल करने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने की ज़रूरत है। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप कंप्यूटर पे आपको पीपीएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उसका एड्रेस है www.ppsc.gov.pk। तो ये आप टाइप करेंगे तो आपके सामने पीपीएससी की वेबसाइट
ओपन हो जाएगी और उसमें आपको एक बटन नज़र आएगा अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैंने नीचे जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में आप पहले गूगल ओपन करेंगे और उसकी टास्क बार सर्च बार में उसकी आप PPSC टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और उसके टॉप पे आपको ये नज़र आ रहा होगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस पे आप क्लिक कर दें तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। मतलब ये PPSC का जो है मेन पेज है और इसकी अगर ये राइट साइड पे आप देखें तो आपको ये बटन नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। तो इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो वो आपकी तरफ से मांगेंगे वो पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Does PPSC accept application in any other way apart from online application form? क्या मतलब है इसका? क्या PPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा किसी और तरीक़े से भी एप्लीकेशन कबूल करती है? तो जवाब है नो। PPSC does not accept application in any other format except through online application form। तो जवाब है कि नहीं। मतलब अगर आप लोगों के जहन में है कि आप PPSC से कोई एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और उसको हाथ से हैंड रिटन फिलअप करके और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा कर और उसको पोस्ट कर देंगे तो वो कबूल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि PPSC सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेती है जिसका तरीका मैंने पहले आपको बता दिया कि मतलब आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही टाइप करनी पड़ेंगी आपकी सारी जो है इंफॉर्मेशन और वहीं से आपको उसको सेंड करना होगा। सो हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन काबिल कबूल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर फॉर वेरियस पोस्ट्स? कि अगर आप इन टेस्ट में बैठना चाह रहे हैं तो आपको कितनी फ़ी पे करना होगी। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है PPSC कंडक्ट करता है। ये कोई कम्पिटिटिव टाइप ऑफ एग्ज़ामिनेशन हो सकता है जिसके लिए फ़ी जो है वो 1000 रुपये होती है, और जैसे कि आजकल जो सीट्स आई हुई हैं लेक्चरर्स की, दैट इज़ एक्चुअली दिस वन पेपर MCQ, और उसके लिए जो आपको फ़ीस सबमिट करवानी है वो 600 रुपीज़ है। तो ये जो अब आप टेस्ट देने जा रहे हैं लेक्चरशिप का, तो उसके लिए आपको 600 रुपये जो है वो बैंक में जमा करवाना होंगे। अब आपने फ़ीस सबमिट कैसे करवानी है? तो फ़ीस सबमिट करवाने के लिए आपको चालान फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी के रिलेटेड है कि हाउ कैन ए कैंडिडेट गेट द फ़ी चालान फॉर्म? आपको ये फ़ी चालान फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो फ़ी चालान फॉर्म जो है वो PPSC की वेबसाइट पे मौजूद है। आप इसको कैसे तलाश कर सकते हैं? तो इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ PPSC। आपको वहाँ PPSC के वेब पेज पे एक लिंक मिलेगा और वो क्या है जी, इन्फॉर्मेशन डेस्क। इसको आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक डाउनलोड्स की ऑप्शन आएगी। उस डाउनलोड को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको चालान फॉर्म जो है वो मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहरहाल अगर फिर भी आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो बहरहाल आपने चालान फॉर्म डाउनलोड कर लिया तो आपके पास ये इस शेप में आएगा। सो दिस इज़ द चालान फॉर्म। ये एक पेज का है, आप इसका प्रिंट ले लेंगे, एक सिंगल प्रिंट ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी 3 लेयर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो दिस वन इज़ ओरिजिनल, दिस वन इज़ डुप्लीकेट एंड दिस वन इज़ ट्रिप्लीकेट। इसके बाद इसको फिल करना होता है। तो फिल करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि जो पहला कॉलम है यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना। तीसरा कॉलम है कि आप यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन केमिस्ट्री, इन फिज़िक्स, व्हाट्सएवर, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर BS 17 इन केमिस्ट्री, इन फिज़िक्स, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन आपको नज़र आ रही है जिसमें है केस नंबर। केस नंबर आपको मिलेगा एडवर्टीज़मेंट से। जो एडवर्टीज़मेंट PPSC की आई है तो अपने सब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड पे देखें तो वहाँ पे एक कॉलम बना है केस नंबर का।
तो अपने सब्जेक्ट के साथ जो केस नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें केमिस्ट्री मेल की, तो उसका केस नंबर है 35-RB/2020। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। बहरहाल आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं तो अपना केस नंबर उस एडवर्टीजमेंट से देखकर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट रुपीज़, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 600 रुपीज़। यहाँ पर डेट आ जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पे 600 रुपीज़ आपने वर्ड्स में लिख देना है, हेयर इज़ टोटल 600 रुपीज़। तो इस तरह से ये आपका एक लेयर जो है कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आपने डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट में पुटअप कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से फिल अप करके आप इसको बैंक में ले जाएंगे, तो बैंक में जो है वो फ़ी आपकी सबमिट हो जाएगी 600 रुपीज़। तो बैंक इसकी 2 कॉपीज़ जो है वो अपने पास रख लेगा और 1 कॉपी जो है वो आपको दे देगा, और ये कॉपी आपने महफूज रखनी है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा लें। मतलब सबसे पहले काम जो आपने करना है वो ये चालान फॉर्म डाउनलोड करके और बैंक में जाकर अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवा लें, ठीक है। किस बैंक में करवाना है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। और ये आपके पास जो डिपॉजिटेड फ़ी वाला जो चालान है ये आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो एक स्टेज पर जाकर आपने इसका इमेज जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास ऑलरेडी फ़ीस सबमिटेड फॉर्म में ये चालान फॉर्म जो है वो मौजूद होना चाहिए। अगला सवाल है कि अपनी एप्लीकेशन फ़ी आप किस बैंक में सबमिट करवा सकते हैं। तो पीपीएससी ने इसके लिए 2 बैंक्स को नॉमिनेट किया है, और वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो भी आपके नज़दीक पड़ता हो, ठीक है, आप अपना वाचर अपना चालान फॉर्म जो कि आपने मुकम्मल तौर पे फ़िल किया हुआ है और 600 रुपये अपने हमरा लेकर इन दोनों में से किसी एक बैंक में पहुंच जाएं और वहां पर जाकर आप अपना चालान फॉर्म या फ़ी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनमें डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं या जो पीपीएससी एम्प्लॉयज़ हैं, जो पहले से ही पीपीएससी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पीपीएससी एग्जेम्प्ट करती है एप्लीकेशन फ़ी से, यानी कि उन लोगों को फ़ी सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाकी तमाम लोगों को 600 रुपीज़ जो हैं वो सबमिट करवाने होंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो ठीक है, अब आपकी फ़ीस सबमिट हो चुकी, अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उसको स्टार्ट करने से पहले एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आपका वो बैग जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मतलब आपके मैट्रिक एफएससी के सर्टिफिकेट्स, आपकी बीएस, बीएससी, एमएससी की डिग्रीज़ जिस बैग में मौजूद हैं, उस बैग को उठाकर पहले अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में पुटअप करना होगी। तो अब ये तमाम काम करने के बाद यू आर इन द पोजीशन कि आप पीपीएससी की वेबसाइट पर जाएँ, उसको ओपन करें और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें, ठीक है। तो आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी और वो आप 1 बाय 1 पुटअप करेंगे। मिसाल के तौर पे उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी होगी कि आपको अपनी एज पुटअप करना होगी कि क्लोजिंग डेट पे आपकी एज कितनी बनती है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि एज लिमिट है अप्लाई करने के लिए 21 से 28 साल, ठीक है, 21 से 28 साल। और अगर आप मेल हैं तो आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि मेल जो 21 से 33 साल तक के हैं सिर्फ वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल के केस में अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो 8 साल दी जाती है। तो फीमेल जो हैं 21 से 36 साल तक की एज की सिर्फ वो ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो अपनी एज कैलकुलेट करने के लिए कैसे आप एज कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ कैन यू कैलकुलेट योर एज। तो क्लोजिंग डेट पे आपकी एज कितनी हो चुकी है, क्या वो उसमें फॉल कर रही है या नहीं, तो ये जानने के लिए आपको अपनी एज कैलकुलेट करना होगी, ठीक है। तो एज जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे मौजूद है उससे ली जाती है। तो कैसे आपने कैलकुलेट करनी है, इस तरह से आप 3 कॉलम बना लेंगे, डे, मंथ एंड ईयर। तो ऊपर आप लिखेंगे क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट यानी कि ये एप्लीकेशन की को अप्लाई करने की क्लोजिंग डेट क्या है। तो मिसाल के तौर पे वो डेट है 8 सितंबर 2020, तो हमने डे में लिख दिया 8 सितंबर इज़ 9th एंड ईयर इज़ 2020। तो
दूसरे रो में आप लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। मिसाल के तौर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1995, ठीक है। तो अब आप एज जो है वो निकाल सकते हैं उस क्लोजिंग डेट पे। किस तरह से? इसमें से ये माइनस, तो 8 में से 15 माइनस करने के लिए हम यहाँ से एक महीना इसमें शिफ्ट कर देंगे। एक महीना मतलब 30 दिन। तो 30 जब यहाँ पे ऐड हुए ये हो गया 38, 38 में से 15 हमने माइनस किए तो बन गया 23। यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 4 निकाले 4, और 20 में से 1995 निकाले तो ये बन गए 25। तो मतलब क्या है कि ये जो भी कैंडिडेट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसकी एज क्लोजिंग डेट पे है 25 साल 4 महीने 23 दिन, जो कि उसमें फॉल कर रहा है। तो इस तरह से आप सब अपनी एज निकाल सकते हैं क्लोजिंग डेट पे, और आपको पता चल जाएगा कि ईदर यू आर एलिजिबल और नॉट टू अप्लाई ऑन दिस सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन ए कैंडिडेट हु इज़ अंडर एज और ओवर एज apply for a post advertised by पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन? मतलब कि वो उम्मीदवार जिसकी उम्र पीपीएससी के दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक या कम बन रही है या ज़्यादा बन रही है, क्या वो अप्लाई करने के लिए अहल है या नहीं? तो इसके लिए हमें एज लिमिट को समझना होगा, जो अभी मैंने बताया। भी दोबारा मैं बताने जा रहा हूँ कि मेल के लिए जो एज लिमिट है 21 से 28 साल प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दी जाती है, तो ये बन जाता है 33 साल। तो मतलब अगर आप मेल हैं तो 21 से 33 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं। और फीमेल के केस में जो एज लिमिट है वो है 21 से 28 साल और एज रिलैक्सेशन है 8 इयर्स, तो ये बन जाती है 36 साल। तो मतलब फ़ीमेल के केस में जो 21 से 36 साल तक की ख़वातीन हैं वो इन पोस्ट्स पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। और ये जो एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स 8 इयर्स, ये किसी ख़ास कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए है, ठीक है। तो मतलब 21 से 33 साल और 21 से 36 साल। तो अब क्या करना होगा कि जी आपको अपनी एज काउंट करनी होगी ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया। तो अगर आपकी एज फॉल कर रही है इन लिमिट्स के अंदर, सो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर आपकी एज इसमें फॉल नहीं कर रही, मतलब या वो 21 से कम है या वो 33 या 36 से ज़्यादा है, तो आप इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए अहल नहीं। इवन अगर आपकी एज में एक सिंगल डे का भी फ़र्क पड़ रहा है, मतलब एक दिन भी अगर कम पड़ रहा है या ज़्यादा बन रहा है, so you are not eligible to apply on these posts. Next question is, if a person has more than 1 degrees from different universities with result declared in the same year, whether both these 2 degrees would be considered valid by PPSC or not? मतलब क्या हुआ जी इसका कि आपके पास 2 डिग्रीज़ हैं और वो सेम ईयर में हैं। किस तरह से? मतलब एक तरफ आप सपोज़ किसी एक यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे थे और साथ ही आपने स्टार्ट कर दिया बीएड किसी और यूनिवर्सिटी से, लाइक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से। तो अब आपके पास 2 डिग्रीज़ हैं और 2 डिग्रीज़ जो हैं वो सेम ईयर की हैं, तो क्या पीपीएससी में वो दोनों डिग्रीज़ आपको बेनिफिट देकर जाएंगी या नहीं? तो जवाब है 2 degrees attained in the same academic years would not be considered. Only 1 degree will be considered for the applied post. तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ 1 डिग्री ही आपकी काउंट होगी। मतलब आपको जो बेनिफिट मिलना है वो किसी 1 डिग्री की तरफ से मिलेगा, दूसरी डिग्री जो कि सेम ईयर की है वो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन कन्फर्मेशन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बी मेड? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाकई में सबमिट हो चुकी है? तो द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इंस्टेंटली कन्फर्म बाय प्रोविजन ऑफ एन एप्लीकेशन नंबर एंड एडिट टोकन नंबर टू द कैंडिडेट. Details are also sent to the candidate on email and in text message. तो जनाब आप जब एप्लीकेशन फ़िल करेंगे उसमें आपसे ईमेल भी लिया जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि आपका सेल नंबर भी लिया जाएगा। तो जैसे ही आप सेंट एप्लीकेशन, मतलब जब
तमाम एप्लीकेशन को फिलअप करके सेंड करेंगे तो फ़ौरन से आपको ईमेल सेंड की जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पे, और इसी के साथ साथ आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी सेंड किया जाएगा उस नंबर पे जो आपने दिया है, मोबाइल नंबर, और उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और एडिट टोकन नंबर होगा। ये मालूमात आपने महफूज करके रखनी है, ठीक है। एडिट टोकन नंबर अगर आपको फ्यूचर में कोई एप्लीकेशन के अंदर कोई एडिटिंग कोई चेंज करना पड़ी तो ये नंबर आपके पास होना चाहिए। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू भी भेज दी जाएंगी। फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एंड व्हाट कुड बी दैट इफ़ कंफर्मेशन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड विया टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट के ज़रिए जो कंफर्मेशन थी वो रिसीव नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो इसमें क्या हो सकता है जी, मेक श्योर योर मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर इज़ नॉट ब्लॉक्ड, your promotion messages and mobile phone number not converted to any other network। मतलब आपने कोई प्रमोशन मैसेजेस को ब्लॉक तो नहीं कर रखा, ठीक है, या आपने अपना नंबर किसी और नेटवर्क पे तो नहीं कन्वर्ट करवाया हुआ। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो भी आपको वो टेक्स्ट रिसीव नहीं होगा। तो इसलिए जब आप एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हों तो कोशिश करें कि वही मोबाइल नंबर दें जिनमें ये प्रॉब्लम्स मौजूद ना हों, ताकि आप जो कंफर्मेशन ऑफ सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन है उसका टेक्स्ट फ़ौरन से रिसीव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ how to change or edit the application if a candidate has mistakenly added the wrong information। मतलब ये है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा दी, और सबमिट करवाने के बाद आपको ख़याल आया कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्गली पुट कर दी है। तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देना ये कानूनन ठीक नहीं, तो आपको उसको ठीक करना होगा, चेंज करना होगा। तो पीपीएससी आपको ऑप्शन देती है कि आप एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद भी उसमें चेंजिंग या एडिटिंग कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको क्या करना होगा? सो टू एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडिटिंग mistakenly added data, a candidate needs to have an application number and token number that are provided to the candidate after the successful submission of application. An option for edit application is available on the PPSC website from where changes can be made. तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत फीड कर दी है तो कोई मसला नहीं है। एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद आपको एक टेक्स्ट रिसीव हुआ था जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और टोकन एडिट नंबर जो है वो दिया गया था। जैसे कि मैंने बताया कि इसको आपने संभाल कर रखना है। तो जब आप एडिट करने जाएंगे तो एडिट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और जहाँ पे आपने क्लिक किया था अप्लाई ऑनलाइन पे, तो उसके नीचे अगर आप देखें तो एक बटन आपको नज़र आएगा एडिट एप्लीकेशन का। तो आप अब उसको क्लिक करेंगे एडिट एप्लीकेशन पे। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज आएगा उसमें वो आपका CNIC नंबर मांगेगा और आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और ये टोकन नंबर मांगेगा जो आपके पास टेक्स्ट में महफूज है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की थी वो ओपन हो जाएगी और अब आप उसमें जहाँ पे भी जो एडिट या चेंज करना चाहें तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। और ये एडिटिंग या चेंजिंग इन एप्लीकेशन आप कब तक कर सकते हैं? सो दिस ऑप्शन रिमेन्स वैलिड टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की उस डेट तक अगर आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन में कोई भी चेंजिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब डेट क्लोज हो गई तो उसके बाद आप उसमें कोई तब्दीली, चेंजेस, एडिटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, does a candidate need to submit hard copies of documents in addition to applying online? क्या कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाने की ज़रूरत है या नहीं? तो इसका जवाब है नो। Hard copies of documents are not required to be submitted at the time of application submission for the post falling in BS 18 or below। तो अगर आप BS 18 तक की सीट्स या इससे नीचे किसी सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हार्ड फॉर्म में
यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ को सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं। यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करवाना है, जिसमें किसी भी हार्ड फॉर्म में आपको आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो किस वक्त चाहिए होंगी? हार्ड कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑल द पोस्ट। तो आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हो, तो जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, तो उस वक्त आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ उस वक्त आपको रिक्वायर्ड है वो आप अपने साथ लेकर जाएंगे और वहाँ पे उनको जमा भी करवाएंगे। लेकिन अभी टेस्ट के लिए अप्लाई जब आप कर रहे हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं। अगला सवाल जो कि बहुत से लोगों के जहनों में है और अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं वो है, इज़ ए कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिज़ल्ट एलिजिबल टू अप्लाई? वो उम्मीदवारान जो कि रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या जिनकी डिग्रीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्या वो अप्लाई करने के लिए अहलियत रखते हैं? तो इसका जवाब है, द कैंडिडेट मस्ट हैव गेन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब पीपीएससी ने 17 ग्रेड सीट के लिए आपसे 16 साल एजुकेशन मांगी है। तो अगर आपकी 16 साल एजुकेशन वाली जो लास्ट डिग्री है, यानी कि 4 साल बीएस या एमएससी की डिग्री, वो क्लोजिंग डेट पे, ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो उस डेट पे आपकी वो डिग्री मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल नहीं। तो एप्लीकेशन ऑफ ए कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज़ नॉट बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अनाउंस्ड बाय द बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो वो लोग जिनका फ़ाइनल सेमेस्टर चल रहा है, मतलब 8th सेमेस्टर में हैं, या वो एग्ज़ाम दे चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि क्लोजिंग डेट से पहले उनका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा, तो दे शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उन्हें इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, दे आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज PPSC एक्सेप्ट इक्विवेलेंस ऑफ द लोकल फॉरेन सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज? क्या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स को कबूल करता है? अब इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर हम बायोलॉजी की सीट की बात करें तो बायोलॉजी पे MSc या BS बायोलॉजी वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उनके अलावा डिफरेंट फील्ड्स और भी डिफरेंट फील्ड्स वाले हैं जो कि इस सीट पे अप्लाई करने के लिए अहल होते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गया, इसमें प्लांट साइंसेस, एनिमल साइंसेस, फिर इसमें बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, इन्वायरमेंटल साइंसेस आ जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाता है। तो इन फील्ड्स के जो लोग हैं उनको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, जो कि वो अपनी यूनिवर्सिटी या HEC की तरफ से बनवा कर और पेश कर सकते हैं। तो PPSC इसको कबूल करेगा। इसी तरह से जो मेडिकल लाइन के लोग हैं वो अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं फ्रॉम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC, और इसी तरह से जो इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले हैं वो सर्टिफिकेट बनवाएंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन से जो हासिल करदा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हैं PPSC उनको एक्सेप्ट करता है, एंड दीज गाइज आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑन दीज सीट्स। So Commission also accept degrees or certificates or diplomas only of those foreign universities which are recognized by any of these organizations। इसी तरह से जिन लोगों की डिग्री फॉरेन डिग्री है, मतलब कहीं किसी और कंट्री से उन्होंने डिग्री ली है, तो उनको भी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, इनसे वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करके सो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस के रिलेटेड। डज PPSC काउंट इंटर्नशिप एज एक्सपीरियंस? जैसे कि हम लोग अपनी डिग्रीज़ के दौरान इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और उसका पीरियड वेरी कर सकता है 3 months, 6 months और
और एन ईयर, तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि ये इंटर्नशिप जो है आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में की है। तो क्या वो एक्सपीरियंस जो है वो पीपीएससी उसको काउंट करती है या नहीं? वैसे तो BS17 यानी कि लेक्चरर की सीट के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको होती है हायर सीट्स पे, BS18, 19 एंड ऑनवर्ड पे। तो ये उन सीट्स के लिए एक्चुअली कि क्या ये वाला इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। सो नो इंटर्नशिप ट्रेनिंग और पार्ट टाइम एक्सपीरियंस इज़ not counted as required experience for a specific post। तो PPSC किसी भी इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जो आपका एक्सपीरियंस है उसको काउंट नहीं करती, तो ये वाला एक्सपीरियंस जो है वो आपका काउंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है स्पेशल पर्सन्स कोटा के रिलेटेड। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया for a candidate to be included in the special persons quota। तो कौन से अफराद इस कोटा में शामिल होंगे, कंसीडर किए जाएंगे? तो a candidate will be considered eligible for a post reserved for special persons if he or she has been registered as a disabled person with the Provincial Council for Rehabilitation of Disabled Persons of Social Welfare Department। एक्चुअली जब भी कोई सीट्स अनाउंस होती हैं इस तरह की, तो उसमें कुछ कोटा रखा जाता है स्पेशल पर्सन्स के लिए। अब स्पेशल पर्सन्स की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? वो लोग जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है एज ए डिसेबल्ड पर्सन। कहाँ पे रजिस्टर करवाया हुआ है? एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो है प्रोविंशियल काउंसिल फॉर रिहेबिलिएशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे ही और शी, उस बंदे ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है कि ही इज़ ए डिसेबल्ड पर्सन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट पर्सन फिट फॉर वर्क फॉर दैट जॉब। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इस जॉब के लिए फ़िट भी साबित किया हुआ है। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट टू दिस इफ़ेक्ट। तो इन अफराद को एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये सर्टिफिकेट कहाँ से आता है? इसी ऑर्गेनाइजेशन से, विच इज़ प्रोविंशियल काउंसिल फॉर रिहेबिलिएशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। सो ये ही इस सर्टिफिकेट को इशू करते हैं ऐसे अफराद के लिए। अगला सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत से लोगों के जहनों को कंफ्यूज कर रहा है, दैट इज़ हाउ मैनी चांस कैन अ कैंडिडेट अवेल फॉर अ पोस्ट। कोई भी कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए कितने चांसेस अवेल कर सकता है? एक्चुअली पीपीएससी ने आपके नंबर ऑफ़ चांसेस, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट लिमिटेड कर दिए हैं कि अब आप सिर्फ उतनी दफ़ा ही चांसेस को अवेल कर सकते हैं। तो लेट्स सी कितने चांसेस हैं। फॉर ऑल पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू और इंटरव्यू अलोन, द नंबर ऑफ चांसेस आर रेस्ट्रिक्टेड टू 3। तो आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए आपको रिटन टेस्ट देना है और फिर इंटरव्यू होना है, या डायरेक्ट इंटरव्यू ही है, तो नंबर ऑफ़ चांसेस जो आप अवेल कर सकते हैं उस सिंगल पोस्ट के लिए वो 3 है। मतलब अगर आप 3 दफ़ा नाकाम हो जाते हैं तो आप चौथी दफ़ा अप्लाई करने के लिए अहल नहीं रहते। इन केस द कैंडिडेट who fails in written test or interview thrice for a specific post, so अगर कोई कैंडिडेट जो कि 3 दफ़ा नाकाम हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मतलब वो चौथी दफ़ा अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है। अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, नंबर ऑफ़ चांसेस फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल रिमेन 3। अगर आप किसी कम्पिटिटिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहे हैं और आपने 3 चांसेस अवेल कर लिए, तो इसके बाद आपके लिए चौथा चांस नहीं है। लेकिन जो लेक्चरर टाइप ऑफ जॉब्स के लिए जो आप अप्लाई करते हैं, उसके लिए जो आपकी अटैम्प्ट्स हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 में, तो ज़रा गौर से सुनिएगा इसको। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ चांसेस if a candidate obtains passing marks 40% in the written test irrespective of the fact that whether he or she is called for interview or not। पिछली वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि पासिंग मार्क्स और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं। पासिंग मार्क्स आमतौर पर 40% होते हैं,
जिसमें आप कंसीडर किए जाते हैं कि आपने टेस्ट को पास कर लिया है। लेकिन पासिंग मार्क्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जाएगा, उसके लिए मेरिट बनता है। ठीक हो गया जी। तो अगर आपने पासिंग मार्क्स ले लिए यानी कि 40% मार्क्स ले लिए, ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए या ना कॉल किया जाए, आपका चांस अवेल नहीं हुआ। ठीक है जी, आपका चांस अवेल्ड कंसीडर नहीं होगा। और मिसाल के तौर पे आपने 40% मार्क्स ले लिए और आपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले लिए, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। इंटरव्यू के भी पासिंग मार्क्स होते हैं जो कि आमतौर पे 50% होते हैं। अगर आपने इंटरव्यू में 50% मार्क्स ले लिए, इसके बाद मेरिट बनता है, इसके बाद भी मेरिट बनता है कि आपकी सिलेक्शन होनी है या नहीं होनी। लेकिन आपने 50% मार्क्स ले लिए, तो अब चाहे आपकी सिलेक्शन हुई या नहीं हुई, आपका चांस अवेल्ड कंसीडर नहीं होगा। ठीक है जी। सो दोबारा मैं बता दूं, आपने रिटन टेस्ट दिया, आपने 40% मार्क्स, अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आए, उससे नीचे आए, इसका मतलब आपका चांस अवेल हो गया। अगर आपके 40% मार्क्स आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब आपका चांस अवेल नहीं हुआ। अगर आपको इंटरव्यू की भी कॉल आ गई और उसमें आपने 50% मार्क्स ले लिए, तो भी आपका चांस अवेल कंसीडर नहीं होगा। लेकिन अगर 50% से कम मार्क्स आपके उसमें आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका चांस अवेल्ड काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इफ़ ए कैंडिडेट पास द रिटन टेस्ट विद 40% क्वालिफाइंग मार्क्स एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बट ही और शी couldn't obtain passing marks 50 in interview, his or her chance will be considered as availed। मतलब क्या है कि एक कैंडिडेट ने 40% क्वालिफाइंग मार्क्स ले लिए, पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स ले लिए, और उसको इंटरव्यू की कॉल भी आ गई, लेकिन इंटरव्यू में वो पासिंग मार्क्स ना ले सका, तो उसका ये चांस अवेल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक और पॉइंट जो इसी सिलसिले में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इफ़ ए कैंडिडेट हु इज़ एप्लीकेंट फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने बॉटनी में बीएस किया हुआ है, तो आप बायोलॉजी और बॉटनी दोनों सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अब आपने एक वक्त में 2 सीट्स पे अप्लाई किया हुआ है, तो क्या ये 2 चांसेस कंसीडर होंगे या एक चांस कंसीडर होगा? तो इसमें क्या होगा कि ही और शी विल बी अलाउड 3 चांसेस इन ईच सब्जेक्ट फॉर विच ही और शी इज़ अ कैंडिडेट। तो हर सब्जेक्ट में उसको अवेल करने के लिए 3 चांसेस मिलेंगे। मतलब एक वक्त में अगर वो 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहा है, तो वो दोनों सब्जेक्ट्स के लिहाज से अलग-अलग एक चांस उसका कंसीडर होगा, और दोनों में वो 3 चांस अलग अवेल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन समवन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट अगेंस्ट एनी जॉब एडवर्टीजमेंट ऑफ PPSC? इफ यस, देन इन दिस केस व्हाट इज़ द फी प्रोसीजर? तो क्या कोई एप्लीकेंट एक से ज़्यादा पोस्ट्स पे अप्लाई कर सकता है? अगर वो अप्लाई करने के काबिल है, तो फ़ी प्रोसीजर क्या होगा? तो अप्लाई करने के लिहाज से तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं, तो आप बिल्कुल एक वक्त में एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी प्रोसीजर क्या होगा कि आपको उन दोनों पोस्ट के लिए अलग-अलग चालान फ़िलअप करके बैंक में डिपॉज़िट करना होगा, और अलग-अलग आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो फ़िलअप करना होगी। तो येस, यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन जॉब at a time if you are eligible with separate fee deposition. Next question is, what is the expected duration for the result declaration of written examination? मतलब आपने written examination दे दिया, तो कितने अरसा बाद उसका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है?
तो इसका जवाब है देयर इज़ नो फिक्स ड्यूरेशन एंड इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इसकी ड्यूरेशन कोई फ़िक्स नहीं है, मतलब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की ड्यूरेशन कितने दिन बाद आ जाएगा, इसकी कोई फ़िक्स ड्यूरेशन नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो डिले भी हो सकता है एंड वाइस वर्सा। लेकिन जनरली द जनरल ऑब्जर्वेशन इज़ कि अगर आपका पेपर MCQ टाइप है, जैसे कि जो लेक्चरर की सीट्स आई हुई हैं, अगर ये MCQ बेस्ड पेपर है तो इसका रिज़ल्ट आमतौर पे 10 दिन में एक्सपेक्टेड होता है। और अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर है तो उसका रिज़ल्ट आने में 30 दिन जो है वो लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स। क्या कैंडिडेट्स को आंसर की प्रोवाइड की जाती है? रिज़ल्ट आने के बाद डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट्स आर अपलोडेड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप यू कैन क्लेम द डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट। तो आपके क्लेम करने पे वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, बट नो आंसर की इज़ अपलोडेड। आंसर की जो है वो फराहम नहीं की जाती। और ये जो DMC है, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, इट विल रिमेन अवेलेबल फॉर 30 डेज़। सो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट ये आपके लिए 30 दिन तक अवेलेबल रहती है। आफ्टर दिस पीरियड नो रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ DMC विल बी इंटरटेन। तो 30 दिन के बाद अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं PPSC को कि वो आपको जारी करे आपकी DMC, तो उस रिक्वेस्ट को इंटरटेन नहीं किया जाता। तो विद इन 30 डेज़ यू कैन सी योर डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट शीट। Next question is how many candidates are called for interview against one post? एक पोस्ट के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है? So the number of candidates called for interview depends upon the number of posts. However, usually 5 candidates are called for interview against one post. आम तौर पे जब आपका रिटन का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। तो इंटरव्यू कॉल करने के लिए जो PPSC की जो क्राइटेरिया है, आम तौर पे जो प्रैक्टिस है वो ये है कि एक सीट के अगेंस्ट आम तौर पे 5 कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके सब्जेक्ट की टोटल पोस्ट्स 100 हैं तो इसका मतलब है कि टॉप 500, मतलब रिटन एग्ज़ाम में जो टॉप 500 कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। And the next question is how a candidate is intimated, informed about the interviews. कैंडिडेट को इंटरव्यूज़ के बारे में किस तरह से इत्तला दी जाती है? तो कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड और इंटीमेटेड अबाउट इंटरव्यू थ्रू SMS एंड ईमेल। तो दोनों तरीक़े से आपको इत्तला दी जाती है। आपके जो भी आपने अपना सेल नंबर प्रोवाइड किया हुआ होता है एप्लीकेशन में, तो आपको उस नंबर पे SMS आ जाता है और आपको ईमेल भी आ जाती है जिसमें आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है। और जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता उनको कोई SMS या ईमेल रिसीव नहीं होता। Whereas a general information about interview is also given at PPSC website। और जो इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम आपको PPSC की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो डियर लिसनर्स, ये थे वो क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि जिनके जवाबात आपको पता होना बहुत ज़रूरी थे। लेकिन अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में वो लाजमी लिखें, तो मैं लाजमी उसका जवाब जो है वो दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये मालूमात जो है वो सही से पहुंच जाए। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं टिप्स पर मबनी मैं चैनल पर डालने वाला हूँ। तो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।